बांग्लादेश के हालात और जज्बात अब दोनों ही बदल चुके हैं। जिस तरह पूर्व पीएम शेख हसीना का तख्ता पलटकर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार बनाई थी, अब उसी तरह इस अंतरिम सरकार पर भी तख्ता पलट होने का खतरा मंडरा रहा है। जिस नफरत का घिनौना खेल बांग्लादेश में खेला गया, उस नफरत की आग में अब मोहम्मद यूनुस खुद भी जलने लगे हैं। जब किसी देश में कट्टरता का बोलबाला होता है, जब किसी देश में सरकार की जगह सेना फैसले लेने लगती है और जब किसी देश में मासूमों का खून बहाया जाता है, तो उस देश का हाल वैसा ही होता है जैसा इस वक्त बांग्लादेश का है। कुल मिलाकर बांग्लादेश 360 डिग्री घूमकर एक बार फिर उसी जगह पर खड़ा है जैसा पिछले साल हुआ, जब बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था, क्योंकि सेना खालिदा जिया और एनसीपी प्रमुख एनहिद इस्लाम ने यूनुस के खिलाफ बगावती झंडा बुलंद किया हुआ है। तो कल तक शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाने की हुंकार भरने वाले यूनुस क्या आप खुद बांग्लादेश से भागने की फिराक में, या सत्ता में बने रहने के लिए एक और सियासी चाल में जाल बिछा रहे हैं, अपना फ्यूचर प्लान सेट कर रहे हैं? आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज दहाड़ की जो शुरुआत हम करेंगे, उससे पहले कुछ सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा रहने वाली है। तो बांग्लादेश में दूसरे तख्ता पलट की तैयारी है क्या इस बार यूनुस की बारी है? दूसरा सवाल यह कि सत्ता की लड़ाई क्या यूनुस वर्सेस सेना पर आ चुकी है? एक और सवाल यह कि हसीना की एंट्री होने वाली है, यूनुस के लिए खतरे की घंटी है क्या ये? और किसका कंट्रोल बढ़ रहा है? हसीना सेना में आखिर किसका जोर है? और यूनुस का सरेंडर या फिर होने वाला है कुछ और बवंडर? तो ये आज के सवाल रहने वाले हैं। और आइए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे एक बार आपको तारुफ करवाते हैं। दीपक बोरा रहेंगे पूर्व राजनयिक, संजीव श्रीवास्तव रहेंगे फॉरेन एक्सपर्ट, ब्रिगेडियर रिटायर विनोद दत्ता हमारे साथ में, रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन रिटायर यूके देवनाथ जी हमारे साथ में हैं, और रामकृपाल जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार स्वागत है। रामकृपाल जी, जल्दी से आपके पास आते हुए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में यह है कि क्या यूनुस की सरकार जाने वाली है? क्योंकि यूनुस जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं उसमें नजर आता है कि कुछ तो बड़ी खिचड़ी वो भी पका रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है बांग्लादेश में इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं, ये तो जो कुछ पिछले दिनों बांग्लादेश में हुआ था और जिसकी उत्पत्ति हैं यूनुस जी, वो तो अब इतने तरह के अंतर्विरोध थे, उन अंतर्विरोधों को कोई निपटा तो पाए नहीं हैं। और जब आप एक देश के इशारे पर या कहीं किसी डीप स्टेट के इशारे पर आप जो बनाए गए हैं, तो वो अंतर्विरोध अब खुल करके सामने आने लगे हैं। अब जिस तरह अभी जो मौजूदा जो मामला यही है कि देश की सॉवरेंटी, उसके सवाल पर जब ये होता है, खुल के चीज़ें आ जाती हैं कि किसी दूसरे देश के दबाव में आप अपने देश की ज़मीन या जो भी है उसको देने को तैयार हो रहे हैं। तो अब ये जो है कि सेना और यूनुस में वो जो डीप स्टेट ने जो किया था वो खुल करके सामने आ रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ये होना ही था। आगे अभी तात्कालिक रूप से मान लीजिए कि आर्मी का वो चीफ सफल होते हैं या मोहम्मद यूनुस होते हैं, लेकिन ये कितने दिनों तक? जो बेसिक सवाल है कि जब आप किसी की कठपुतली बन जाएंगे तो फिर वो आपको नाचना ही पड़ेगा। और जब आप किसी दूसरे के इशारे पर नाचते हैं तो जिस तरह का वहाँ जनमत है, जब ये सब बातें जाएंगी कि किस कास्ट पे आप ये कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका विरोध और विद्रोह तो होगा ही। और बांग्लादेश में देखिए, आज से नहीं, मतलब शुरू से ही मुजीबुर रहमान ने बनाया और जो भी हुआ आगे इरशाद के ज़माने से जो कुछ चल रहा है वहाँ पे, बीच में शेख हसीना थी तो थोड़ा सा कम से कम विकास इसकी बयार वहाँ बह रही थी। याद कीजिए कि ये तो होता था कि टेक्सटाइल में बांग्लादेश इतना आगे उभर रहा था कि कई लोगों को चिंता हो रही थी। और ये विदेशी ताकतें हमेशा ये देखती हैं कि एशिया पैसिफिक में अगर कोई ताकत बढ़ती है तो उसको किस तरह से उसी के अपने अंतर्विरोध में उलझा के रखा जाए, ताकि वो आर्थिक चुनौती किसी और के लिए ना बन सके। और इस चीज में डीप स्टेट कामयाब हुई। और ये और जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये जब से आए, अभी हाल में देखा इनको चाइना गए, वहाँ 7 स्टेट की बात, ये 7 सिस्टर्स की बात कर रहे हैं। अरे तुमसे अपना घर तो संभाले नहीं संभला जा रहा है, अभी से वो चाइना कहीं, अमेरिका कहीं, सबकी कठपुतली बन गए, तो ये हासिल तो होना ही था। वोरा जी, एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि जहां पर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जब अपनी ही सेना के आर्मी चीफ आ जाते हैं और जब वो ये कहते हैं कि अब सीमाओं का फैसला भी मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं और हमसे पूछा तक नहीं जा रहा, इसका अंजाम आप क्या देखते हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके चैनल पर बहुत अच्छा लगता है और आप किस तरह से पेश करती हैं, अनबिलीवेबल। थैंक यू फॉर बीइंग थैंक्स। योरसेल्फ। इतनी अच्छी खूबसूरती के साथ आपने बताया। अब मैं मैम, आपका काम होता है क्या हो रहा है आप हमें बताते हैं। हमारी ट्रेनिंग 52 साल से एज ए डिप्लोमेट है, क्यों हो रहा है, दुश्मनी क्यों हो गई है बिटवीन यूसलेस खान नहीं, क्या नाम है उसका, मोहम्मद यूसलेस खान जो भी है उसका नाम, कि क्यों हो रही है उसके बीच में और सेना के बीच में। इसके 3 कारण है, बहुत जल्दी बता देता हूँ। बिल्कुल सही कहा था मुझसे पहले जो एक्सपर्ट बोले, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है, कि अमेरिका ने उसको फॉइस्ट किया था, शेख हसीना को हटा दिया। शेख हसीना को हटाया क्योंकि वो देने को तैयार नहीं थी सेंट मार्टिन आइलैंड, और इसमें बिल्कुल सच्चाई है, वो वहां पे एक बेस बनाना चाहते थे चीन पे नजर रखने की। आपस में कोई दोस्ती नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प जो भी कहे, आपस में कोई प्रेम नहीं है चीन के लिए उनमें। सो वहां पे जो आइलैंड बनाना चाहते, शेख हसीना बोली नो, उसको बाहर निकाल। अब क्या होता है मैम कि ये जो बेवकूफ है मोहम्मद यूसलेस खान, ये चीन चला जाता है और वहां जाके वो डार्लिंग, स्वीट हार्ट, मेरी जान, मेरे जिगर, वो सारी बकवास करने लगता है। अमेरिका नाराज है, अरे तेरे को लाए थे यहाँ पर चीन पर नजर रखने के लिए, तू जाके उसकी गोद में बैठ गया। He has to go. Second, the military. मैम, सूडान में जहां मैं 5 साल आपका राजदूत था, वहां पे यूएन पीस कीपिंग में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसके पीस कीपिंग मिशन होती हैं। पीस कीपिंग मिशन में यूनाइटेड नेशन $1000 सिपाहियों को देता है, $2000 पर मंथ। जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपनी तनख्वाह अलग होती है। मैम, बांग्लादेश के लिए ये जो पैसा आता है, आधा पैसा मिलिट्री ले लेती है ताकि उसके साथ अपने आप को मॉडर्नाइज करे, सरकार के पास पैसा नहीं है। और अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ये बोला था कि पिछले साल जुलाई अगस्त में आप लोगों ने मानव अधिकारों का जो उल्लंघन किया था जब शेख हसीना को हटा रहे थे, वी विल किक यू आउट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन। आपको बाहर निकाल देंगे, पैसा नहीं आएगा तो फिर ये जो वकार यूनिस है ये क्या करेगा, ये दूसरा है। फाइनली मैम, द थर्ड रीजन, बांग्लादेशी तंग आ चुके हैं। बांग्लादेशीज आर नॉट जिहादीज। ये 10-15 हजार लोग वहां पर हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। पाकिस्तान के भी बारे में आप बात करते हैं कि वो जा रहा है वहां, गोइंग बैक टू बांग्लादेश। क्यों जा रहा है? बदला लेने के लिए, कि 71 में जो आपने मेरे साथ किया था उसका बदला मैं लेना चाहता हूँ। ये यूसलेस खान ये पॉलिटिशियन नहीं है, कुछ नहीं है। हिलरी क्लिंटन का हाउसकीपर या खनसामा होता तब जाके करेगा। माय असेसमेंट, अगले 2 हफ्ते में या तो इसको भेज दिया जाएगा जहां सब जिहादी जाते हैं, 90 साल की इसकी उम्र होने वाली है, या ये भाग जाएगा वहां से, फौज निकाल देगी। एक ही इंस्टीट्यूशन है बांग्लादेश में जिसके वहां के लोग पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनकी फौज है। हमें पसंद हो ना हो, बाकी ये बकवास जो मर्जी करता रहे, ही हैज नो आइडिया ये क्या कर रहा है। ही हैज टू गो मैम, नो क्वेश्चन। अगर ये रहा दुनिया को कोई फायदा नहीं, अगर ये गया दुनिया को कोई नुकसान नहीं। तो यूके देवनाथ सर ये कह सकते हैं कि अपने ही जाल में खुद फंस गया यूनुस। देखिए, मोहम्मद यूनुस जो है, राजनीतिक पकड़ तो उनकी पहले भी नहीं थी जमीन पर। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर वो अपने बल पर खड़े हो जाएं तो उनको 10 वोट नहीं मिलेंगे। जैसे कि एम्बेसडर वोरा ने चुनाव को बताया, डिले कराने पर फोकस कर रहे हैं कि छात्रों के सारे अपनी राजनीति को 5 साल चला लें किसी तरीके से। हाँ, देखिए क्या हो रहा है कि जब वहां पर पिछले साल जुलाई अगस्त में गदर हुआ तो करीबन 10,000-15,000 छात्र जो हैं, जो कि जरा धार्मिक उन्मादी भी थे, वो सड़क पर आ गए। बांग्लादेश की आर्मी ने सही आंकलन किया कि इन 10-15,000 छात्रों पर अगर फायरिंग कर दी, इनमें से 10, 20, 50, 100 मर जाएंगे तो मामला और ज्यादा उलट पड़ जाएगा। और भी क्या हो रहा है बांग्लादेश में कि जितने जिहादी एलिमेंट हैं वो हमेशा पहले से ही अवामी लीग के विरुद्ध थे, चाहे जमात हो या दूसरे मुस्लिम हो। अब क्या हो रहा है, जैसे मुस्लिम छात्र शिविर है, अभी एनसीपी है, इन सब ने मिलकर एक गुट बना लिया है जिनका मेन एजेंडा है भारत विरोधी। अब बांग्लादेश में भारत का विरोध करने पर या हिंदुओं का विरोध करने पर कुछ फ्री के वोट मिल जाते हैं। अब बीएनपी वहां बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है, खासतौर से अगर अवामी लीग को बाहर कर दिया जाए, शेख हसीना को अगर पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए तो बीएनपी पावर में आ जाएगी। इसीलिए वो इलेक्शन डिले करा रहे हैं। जिस दिन इन लोगों को ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं गुंडाई एलिमेंट्स है, जिस दिन इनको पता लग जाएगा कि अब बीएनपी कमजोर पड़ती जा रही है, तो खालिदा भी उम्र हो गई है, तो ये इलेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आर्मी क्या करेगी? देखिए, बांग्लादेश की जो आर्मी है, प्रोफेशनल आर्मी है। ये सारे मरे हुए लोग जिंदा हो गए हैं क्या, और उनमें ताकत वापस आ गई है क्या प्रॉपर वे में, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि ये सब लोग तो मरे हुए लोग थे ना, अचानक से लोग जिंदा हो जाते हैं। अब इनको जिंदा करने के लिए कहां से पंप किया गया ये पता नहीं, लेकिन क्या इतना पंप हो चुका है कि अब ये लोग इतना मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे?
देखिए होता क्या है बांग्लादेश में, आपको बता दूं कि अवामी लीग जो थी वो काफ़ी सेकुलर शब्द है, आजकल तो लोग पसंद नहीं करते हैं। अवामी लीग ने हमेशा सब धड़ों को, सब धार्मिक लोगों को लेके आगे बढ़े, खासतौर से हिंदुओं को। 1971 के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदू सेफ इसलिए महसूस करते थे जब भी अवामी लीग की पार्टी आती थी, शेख हसीना की पार्टी आती थी। हाँ, बीएनपी इतनी ज़्यादा हिंदूवादी नहीं थी बांग्लादेश में, लेकिन बीएनपी भी कभी खुलेआम हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, न्यूट्रल थे। लेकिन जैसे अब जिहादी एलिमेंट्स हैं, ये लोग हमेशा हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं वहां पर। इसका कारण समझना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में परिपाटी ऐसी रही है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं हुआ करती थी। ज्यादातर जमीन जो है, खासतौर से खेती के लिए जो उपजाऊ जमीन थी, वो हमेशा हिंदुओं के हाथ में होती थी, क्योंकि हिंदू। वैसे वापस लौट रहे, एक बड़ी खबर है, मोहम्मद यूनुस प्रमुख बने रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने सलाहकारों के साथ में बैठक की है और यूनुस ने इस्तीफे पर विचार की बात कही थी। सहयोगियों ने पद पर रहने के लिए मना लिया है। तो ये एक बड़ी जानकारी है मोहम्मद यूनुस से जुड़ी, क्योंकि अभी खबर यह रही थी कि बहुत ही जल्द उनका इस्तीफा हो सकता है, लेकिन अभी अपने सलाहकारों के साथ में बैठकर बातचीत की है। पहले उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा देने पर विचार कर सकता हूं, यूनुस ने इस्तीफे पर विचार की बात कही थी, पर अभी सहयोगियों ने पद पर रहने के लिए उनको मना लिया है। तो ये मोहम्मद यूनुस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त है। अंतरिम सरकार के प्रमुख बने रहेंगे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पर लगातार एक दबाव बनाया जा रहा था कि मोहम्मद यूनुस खुद ही इस्तीफा दे दे, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही कि किसी तरीके से जो स्ट्रैटेजी बनाई मोहम्मद यूनुस ने वो काम कर गई अभी उनके लिए, लेकिन ये कब तक काम करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। सर जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस को इसलिए भी नहीं हटाया जा रहा क्योंकि कोई अल्टरनेट नहीं है। आज अगर समझिए रात के 10 बजे आर्मी बोल दे कि मोहम्मद यूनुस गया, अब नहीं है, आर्मी क्या सामने आ पाएगी? नहीं आने देगी। ये जमात के लोग जो हैं, ये गुंडई एलिमेंट्स हैं, 10-15 हजार लोगों को ढाका में ले आएंगे, ढाका कैंटोनमेंट को घेर लेंगे, और वही होगा जो कि मई 2023 में पाकिस्तान में हुआ था, जैसे कोर कमांडर के घर में घुस गए थे। बांग्लादेश में अगर आप देखें, अभी जितना प्रेशर आ रहा है आर्मी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, इसमें से 25% प्रेशर इसलिए आ रहा है कि आर्मी ने और पुलिस ने जिन लोगों को गोली मारी थी पिछले कुछ समय में, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल किया जाए। तो इसलिए अगर आर्मी को गोली यानी ओपन फायर करना पड़े तो मामला पूरा गड़बड़ा जाएगा, पूरा मामला आर्मी के हाथ से निकल जाएगा। इसको वक़ारुज़्ज़मान को मालूम है, उनको मालूम है कि कंट्रोल करना है बिना ओपन फायर किए। टैंक आप गली में खड़ी कर दीजिए 20, मैं आपको बताता हूं 20 टैंक अगर आप गली में खड़ी कर देंगे ढाका की सड़कों पर, और वहां से सामने से 10,000 पत्थर फेंकने वाले आ जाएं, तो टैंक कमांडर को पता नहीं होता कि मैं मेन गन से फायर करूं कि मशीन गन से फायर करूं। फायर किया तो पता लगा परसों मेरा ही कोर्ट मार्शल हो गया। तो आर्मी चीफ भी इस वक्त खुलेआम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो क्यों बोल रहे हैं बार बार कि जल्दी से इलेक्शन कराओ? क्योंकि अगर यूनुस को आज भगा दिया गया तो अभी से लेकर दिसंबर तक कौन बनेगा? जाहिर बात है। तो फिर दो बातें हैं ना यहाँ पे। मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूँ, संजीव श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, मोहम्मद यूनुस के अलावा दूसरा कौन है? एक बड़ा सवाल ये है। तो अगर चुनाव हो जाते तो फिर नेक्स्ट होगा कौन? मोहम्मद यूनुस को वहां की आवाम चुनने को तैयार है क्या, या फिर ये अभी फिलहाल के लिए थोपे गए एक नेता है वहां की जनता के लिए? संजीव श्रीवास्तव जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश में यदि कभी इलेक्शंस होंगे तो वो तभी हो सकते हैं, फ्री एंड फेयर तभी हो सकते हैं कि जब उसके लिए एक उचित वातावरण का निर्माण। और ये मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसका दायित्व था कि वो वहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करे, कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करे, जो हिंदू अल्पसंख्यकों और जो अदर माइनॉरिटीज के ऊपर हमलों को रोकें, और जल्द से जल्द ऐसा वातावरण निर्माण करें कि जिसमें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सके, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराई जा सके, जो कि मोहम्मद यूनुस करने में विफल साबित रहे हैं। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि यदि इस तरीके की परिस्थिति में अगर वहाँ पे इलेक्शंस कभी होते भी हैं तो फ्री फेयर होंगे नहीं, और इलेक्शंस के लिए एक उचित वातावरण का निर्माण की जो आवश्यकता है वो प्राथमिकता है। और यदि मोहम्मद यूनुस इसको करने में विफल रहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बांग्लादेश की सेना है इस तरीके के अरेंजमेंट्स को स्वीकार नहीं करेगी और मोहम्मद यूनुस को अपने पद से हटना पड़ेगा, या सेना भी उन्हें हटा। लेकिन सर आप क्या मानते हैं, क्या शेख हसीना की वापसी हो रही है बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि यूनुस नहीं तो नेक्स्ट विकल्प सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना है। और क्या इसके लिए शेख हसीना ने स्ट्रैटेजी पर काम किया? क्योंकि कई दफा फेसबुक के जरिए पोस्ट करना या फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वर्चुअली जुड़ना, क्या उनकी अपनी रणनीति साइड बाय साइड चल रही है? देखिए पूजा जी, शेख हसीना की वापसी अवश्य होगी।
वो दिन अवश्य आएगा, वो अपनी मातृभूमि, अपने स्वदेश लौटेंगी। और उसके लिए मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो उचित वातावरण निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जो सबसे अच्छी बात बांग्लादेश में ये है कि बांग्लादेश की सेना, जो कि वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, वो एक बेहद जिम्मेदार, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण मिलिट्री लीडर के हाथ में है। जनरल वकारुज्जमान एक बेहद जिम्मेदारी भरे व्यक्तित्व वाले और एक विजनरी लीडर हैं। वो वहाँ पे लोकतंत्र को बचा के रखना चाहते हैं। यदि वो चाहते तो वो टेक ओवर भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टेक ओवर का ऑप्शन नहीं चुना। उन्होंने एक अंतरिम सरकार को बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाई। और या जो ये अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व की है, अगर वो बनी हुई है तो वो जनरल वकारुज्जमान के एक गाइडेंस की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से बनी हुई है। यदि आज शेख हसीना भारत में सुरक्षित आ पाई हैं, तो उनको भारत में पहुंचाने में भी वकारुज्जमान की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि उन्होंने सही समय पर इंटरवेंशन नहीं किया होता, जो हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड नहीं कराए होते, तो जाहिर है कि शेख हसीना का जीवन खतरे में पड़ सकता था और उनका हर्ष भी वही हो सकता था जो उनके पिता का हुआ था। ठीक है। वकारुज्जमान ने बहुत ही क्रिटिकल समय में अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र रिस्टोर होगा, शेख हसीना की वापसी होगी, और उसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो जनरल वकारुज्जमान की होने जा रही है। और वो अपनी भूमिका को लेकर के प्रोएक्टिव तरीके से एंगेज कर रहे हैं। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को ये कहा था कि हमने 6 महीने तक आपको देखा, 6 महीने में आपका जो परफॉर्मेंस, लेकिन ये मोहम्मद यूनुस के सलाहकारों के साथ बैठक में तो वहां के जो लोग हैं, सलाहकार है, वो कह रहे हैं कि आपको पद छोड़ने की जरूरत नहीं, आप बने रहिए। जो कह रहे थे कि मैं इस्तीफा देने पर विचार करूंगा, वो अब उनके लोग कह रहे हैं कि आप बने रहिए। इसका क्या असर होगा? जल्दी से सर, फिर मुझे दत्ता सर के पास जाना है। ये तो नाहिद इस्लाम और उनके जो कुछ क्लोज एसोसिएट जो रहे हैं, जिन्होंने एक नया दल बना लिया, ये उनकी बात है। लेकिन अगर जनरल वकारुज्जमान के अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो वो जरा भी इस सरकार की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। हालांकि उन्होंने अभी धैर्य बनाए रखा हुआ है। और वो ये देख रहे हैं कि ये सरकार जो है अपना कार्य ठीक तरीके से करे, और उनकी अपेक्षा भी यही है। लेकिन यदि ये सरकार अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर पाने में विफल साबित रहती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई नया वर्किंग अरेंजमेंट बांग्लादेश में इमर्ज होगा, जिसके की नेतृत्व में, जिसके की सुपरविजन में अगले इलेक्शंस कराए जाएंगे। लेकिन एक उचित वातावरण का निर्माण, एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो निर्माण है, वो कराना नितांत आवश्यक है। उसके बिना इलेक्शंस का कोई अर्थ नहीं होगा, कोई इसका आशय नहीं होगा। ठीक है, वोरा सर आपके पास जल्दी से आते हुए, क्योंकि दत्ता सर अभी है नहीं हमारे साथ में। ये बात सिर्फ अभी बांग्लादेश तक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में ले जाकर आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। अब यहाँ पर सब कुछ घूम रहा है, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत का स्टैंड और भारत का रुख यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत नजर आता है? क्योंकि अमेरिका ने इधर से यूनुस को यहाँ फीड कर दिया, उधर से चाइना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, यहाँ से भारत की अपनी कोशिश है कि शेख हसीना की वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक ही फायदे का सौदा है, और वो है शेख हसीना का वहां पर होना, क्योंकि हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, क्योंकि हमारा करीबी है, हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, उस लिहाज से भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। नो क्वेश्चन अबाउट इट मैम। मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूँ, 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए, मैंने बहुत करीब से देखा है। शेख हसीना, अगर इसको निकाला किसने था? अमेरिका ने निकाला था, हम सब सहमत हैं उसके साथ। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया, मुझे निकाल दिया। कल कह दिया ओके डार्लिंग, ले लो सेंट मार्टिन आइलैंड। ये ट्रम्प साहब जो बैठा ना वहां पे, बोले कि आके यहाँ इन्वेस्ट करो, सब कुछ तेरे को दे रही हूँ, वो कल शेख हसीना को वापस लेके आ जाए। तो ये यूजलेस खान की कोई ताकत नहीं है। शेख हसीना बहुत पावरफुल फैक्टर है। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी अमेरिका ऑलरेडी एस्टैब्लिश, अब ये क्या कह सकता हूं, उनके संपर्क हो चुके हैं दिल्ली में शेख हसीना के साथ, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। और अब क्या होगा इसके बाद? शी विल गो बैक। मोहम्मद यूनुस खान या तो गोली मार देगा कोई उसको, या इसको अमेरिका वापस भेजेंगे। हिलरी क्लिंटन के पास खनसामा नहीं है, अभी जाके खनसामा के लिए वहां पर कर। यू वॉच, दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी क्विकली मैम। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में मैं बता देता हूं, अगर कहते हैं ना लॉयल्टी एक चीज होती है ना, आपने सुना होगा, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? वफादारी। अगर वफादारी चाहिए ना अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में, बाजार से कुत्ता खरीद के ले आओ, तब आपको वफादारी मिलेगी। देयर इज नो सच थिंग एज लॉयल्टी इन इंटरनेशनल पे। ये गया, वो आई, और वो बेगम खालिदा, उसका बेटा बैठा हुआ है लंदन में कि जी प्रधानमंत्री तो मुझे बनना है। आप देखिए अब क्या होता है। शायद शेख हसीना प्रेसिडेंट बन जाए, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूनुस हैज गॉन, क्योंकि कोई इसको नहीं चाहता। वो 5000 जो इसके चमचे हैं वो भी नहीं चाहते, चाइना नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, रूस नहीं चाहता, हम नहीं चाहते।
अकेला कब तक ये क्या कर लेगा, बेवकूफ आदमी है। इसकी जगह मैं होता तो खुदकुशी कर देता। सॉरी मैम, I feel very strongly about this। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदकुशी कर, लेकिन अगर मैं तेरी जगह होता तो कर लेता। ठीक है, दत्ता सर भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जल्दी से जाते हुए। दत्ता सर, आपका अपना क्या आकलन है, जो सिनेरियो इस वक्त नजर आ रहा है, बैठक में औचक एक बैठक बुलाना, औचक बैठक में फिर ये डिक्लेयर कर देना कि सब तो चाहते हैं कि मैं बना रहूं, और उसके बाद में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों के बीच गतिरोध चल रहा है। इधर सेना नाराज है, खुद सेना नहीं चाहती कि यूनुस बने रहे अगर चुनाव नहीं कराते, और अगर चुनाव होता है तो फिर हु इज नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मोहम्मद यूनुस को तो जाना ही है, और दीपक वोरा साहब ने बिल्कुल सही आकलन किया, और जो मुझसे पहले वक्ता थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यूनुस मतलब उनका तो अब ये हाल हो गया है कि एक गमले की तरह हैं वो, तो चाहे जहां वो केवल डेकोरेटिव पीस रह गए हैं, सारी जो सत्ता है वो वहां, अभी आप देखिए कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे कि वहां तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि जो स्टूडेंट फैक्शन है वो अलग से जा रहा है, उसमें भी अब दो मतलब खड़े हो गए हैं, एक रेडिकल्स हैं और एक थोड़े से मॉडरेट हैं, तो उनका भी थीसिस और एंटी थीसिस वाली कहानी है। देखिए, ये एक अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बट ही इज नॉट ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और जिस मुद्दे से उनको लाया था वोरा साहब ने बिल्कुल तफसील से बताया, और वो तो अथॉरिटी है इन सब्जेक्ट्स पे, तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि साहब जिस काम के लिए लाया था वो तो हुआ नहीं इनसे, तो ये अब केवल एक डेकोरेटिव पीस है, क्रिसमस ट्री की तरह इनको केवल सजा के रखा जाएगा, और जिस दिन माकूल वक्त आएगा उस दिन इनको दरवाजा दिखा दिया जाएगा, या मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन हो सकता है, या इनको वहां से एक सेफ पैसेज दिया जा सकता है, क्योंकि वहां देखिए आज इतने वर्ष हो गए, मतलब अभी तक वहां कोई एक राय पे नहीं पहुंचे हैं लोग कि साहब हमें क्या करना है। इलेक्शंस, अभी आप देखिए फौज है, और फौज मतलब देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का स्टूडेंट अनरेस्ट वहां है, क्योंकि वही जो वाकया लाहौर में हुआ था GOC 4 कोर के घर पे, वही यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है, और जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं कि साहब जिन लोगों ने हम पे गोली चलाई थी उनका कोर्ट मार्शल किया जाए, और तीसरी चीज ये है कि भारत का एक ट्रेलर देख के ऑपरेशन सिंदूर, मतलब कई लोगों के जो होश हैं वो बिल्कुल फाख्ता हो गए हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो रणनीति लेवल पे हो, कूटनीति पे हो, या वो राजनीति पे। रामकृपाल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल ये है कि दिसंबर 2025 तक चुनाव कराए जाएं, ये सेना कह रहे, लेकिन यूनुस साहब छात्रों के कंधे पर बंदूक रख के चुनाव को डिले करना चाहते हैं। क्या वाकई पूरा समर्थन छात्रों का है, या फिर आप मानते हैं कि कुछ मुट्ठी भर छात्र हैं जिनको सिर्फ हवा बनाने के लिए यूनुस ने रखा हुआ है, और उसी के जरिए उनको लग रहा है कि माहौल टाइट करके थोड़ा चलाते रहेंगे अपना काम? देखिए पूजा जी, चाहे कोई भी देश हो, हमेशा क्या होता है कि सतह पर जो बहुत उग्रवादी, जो फैनेटिक होते हैं, वही हमेशा दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मेजॉरिटी जो है वो उग्रवादी हो चुकी है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं पाकिस्तान की ही बात करूं, एक ज़माने में पाकिस्तान को कभी भी इन फैनेटिक पार्टियों को 3% 4% ज़्यादा वोट कभी नहीं मिलता था। तो जो मेजॉरिटी है, जिस हालत में आज बांग्लादेश को पहुंचा दिया है यूनुस ने, अभी भारत ने जो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कि आप सीधे रास्ते से टेक्सटाइल जो उनके प्रोडक्ट्स हैं नहीं आ सकते, वहाँ की हालत बहुत बुरी होती जा रही है। और यूनुस अगर ये वाकई इस्तीफा देना चाहते तो आप दे दिए होते। ये तो ऐसा ही है ना, जैसे कोई एक जाकर के कुएं की जगत पे, ये कुएं के पास खड़ा हो जाए और लगे चिल्लाने कि मैं कूदने जा रहा हूँ, कूदने जा रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है कि 2-4 लोग आके मुझे पकड़ के नीचे उतार रहे हैं। ये जिन सलाहकारों से, अरे सलाहकार तो थे, उनसे क्या पूछ रहे हो? एक बिल्कुल असफल आदमी है ये, और इसने सबसे बड़ी चीज ये होती है कि चाहे कुछ भी हो, मेजॉरिटी एक रोटी कम खा लेगी, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसके देश का जमीन का सौदा कोई कर रहा हो, और वो भी नॉन इलेक्टेड। तो वहां की जनता अवेयर है, आप ये उसकी जनता में, वहां की जनता में बाकायदा आ गया। और छात्रों का भी एक तबका है जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता जो इसने, वो जिस तरफ जा रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया था, क्यों शेख हसीना को हटाया था? सिर्फ इसलिए कि मुझे वहां जमीन दे दो,
सारी चीजें वो थी। जाहिर तौर अब पर अगर देखा भी था, यूसुफ- मुलाकातों का दौर लगातार चला था शेख अगर- हसीना का, इधर चाइना में, उधर अमेरिका नहीं, में। मैं केवल एक लाइन नोट करूंगा, अगर वो काम यूसुफ नहीं कर पा रहे हैं और चाइना की गोद में जाके बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब मतलब है कि वो किसी काम के नहीं रहे। न तो डीप स्टेट के काम आए, न बांग्लादेश में जो हालात हैं उसके लिए भी उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। तो जैसा दीपक साहब कह रहे, संजीव जी ने जैसा कहा था, मैं भी ये मानता हूं कि देखिए ये डेवलपिंग सिचुएशन है, ही इज ए टोटल फेल्योर। आगे क्या होता है, फॉर टाइम बिंग आर्मी आती है या कुछ भी होता है, लेकिन तो क्या आर्मी वहां पर कमान संभाल सकती है? जैसे अभी देवनाथ सर शायद कह रहे थे कि आर्मी डायरेक्टली आकर वहां पर लीड नहीं कर सकती, आप क्या कहते हैं कि आर्मी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, जैसे यूनिस रफा दफा होते हैं? नहीं, मुझसे पूछ रही हैं? जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए अभी बिल्कुल अनिश्चितता है, लेकिन जैसा कहा कि वहाँ के आर्मी जो चीफ हैं वो नहीं चाहते, अगर वैसा कुछ होता तो बहुत पहले वो कर लेते। तो वो चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक ढंग से वो चीज़ें आएँ, लेकिन एक टेम्प्रोरी बंदा जो हेड ऑफ स्टेट बना हुआ है वो कहीं ऐसा न कर दे कि हमारी जमीन किसी विदेशी ताकतों को अभी से आमंत्रित करें। उनकी जो मुखालफत का मामला है, सिर्फ ये न्योता point तो है। दिया ही था ना अभी मोहम्मद यूनुस ने, नहीं, वही- चाइना को न्योता तो दिया ही, शायद यही एक बड़ी वजह बन रही है अब उनके सत्ता से जाने की। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित Yes. रूप से ये सेंटिमेंट बांग्लादेश में बहुत तेजी से फैल रहा है कि ये आदमी हमारी इज्जत को, हमारे देश के स्वाभिमान को गिरवी रखने जा रहा है। और ये बात जो होती है मेजॉरिटी को पसंद नहीं आती है। तो इस मामले में अगर कुछ फैनेटिक लोग किसी तरह से साथ भी देंगे तो बांग्लादेश की मेजॉरिटी जो होगी वो शेख हसीना के प्रति ज़्यादा मतलब एक तरह से उनको प्रो हो जाएगी, क्योंकि ये लेडी, आयरन लेडी, इसने अमेरिका को अंगूठा दिखा दिया, ठेगा दिखा दिया, नहीं झुकी। तो मैं कह रहा हूं कि वहां की स्थितियां बदल भी सकती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये एहसास लोगों को हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। संजीव श्रीवास्तव जी, लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है और यहीं से शेख हसीना की जीत शुरू होती है। और आइए अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे जो मेरा सवाल था उसी पर जवाब चाहूंगी। जी कृपया अपना सवाल एक बार फिर से सर, सवाल मेरा यह था कि जो मौजूदा स्थिति है उसमें सब लोगों का कहना यह है कि शेख हसीना की जीत की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है और मोहम्मद यूनुस से अब लोगों का मन भर चुका है। क्या आप ये मानते हैं कि अब ज्यादा दिन नहीं है अब इस बात को लेकर? और कितना समय आप मानते हैं ये जो तख्ता पलट जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, ये कितना, हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, क्या लगता है आपको? देखिए पूजा जी, जो शेख हसीना और उनकी जो पार्टी अवामी लीग है उसका एक बहुत बड़ा बेस बांग्लादेश में मौजूद, और वो एक लेगेसी उसकी बहुत बड़ी है, बहुत ही सशक्त है, मजबूत है, और उसको किसी कट्टरपंथी के द्वारा, किसी रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकवादी ताकतों के द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। पर सर, संजीव सर, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, लेकिन वहां की जनता भुलक्कड़ है क्या? वहां की जनता ये भूल जाती है कि किसने तुम्हें आजादी दिलाई, वहां की जनता ये भूल जाती है कि तुम्हारा अस्तित्व किसने तुमको दिलवाया, वहां की जनता जिन लोगों ने उनको हक दिलाया उनको भूल जाती है। तो आज शेख हसीना को फिर से याद रखेगी, आप इस बात को वाकई मानते हैं? देखिए पूजा जी, बांग्लादेश की जो आवाम के साथ, वहाँ की जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल, बहुत बड़ा धोखा वहाँ के कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगर पद से हटी तो उसके पीछे बहुत ही गहरी साजिश, एक छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथियों ने, जाहिर है कि उनके खिलाफ एक गहरी साजिश रची, और इस साजिश में जाहिर है कि वहाँ की घरेलू जो आतंकी जो ताकतें थी वो तो थी, लेकिन जो पाकिस्तान का और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, जाहिर है कि पावरफुल जो फोर्सेस हैं, जिसको कि दीपक सर डार्क स्टेट भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट टर्म है, इस तरीके की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक मोर्चों पर भी बहुत अधिक सक्रिय रही, और सभी ने मिल करके तो अब इनका प्रभाव कम हो चुका है क्या सर? अभी जिन डीप स्टेट शक्तियों का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी इनका प्रभाव कम हो चुका है क्या, जिस कारण से वहां पर वाकई जो वहां की व्यवस्था है अब उसको मजबूती मिल रही है और वहां के लोगों में वो जो अंतरात्मा है वो जागृत हो रही है? नहीं, देखिए अब वहां पर अंतरात्मा निसंदेह जागृत हो रही है, और ये जो डीप स्टेट की जो साजिश थी, कट्टरपंथियों की जो साजिश थी, रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्सेस की जो साजिशें, वो एक्सपोज हुई है। जनता को वास्तविकता पता चल रही है, जनता को इस बात का एहसास हो रहा है कि शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान किस तरीके से बांग्लादेश उत्थान की राह पर, विकास की राह पर आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश की है
उसने पूरे विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाई थी। और उसमें महिलाओं का विशेष रूप से जो योगदान है उसकी तो मिसालें दी जाती थी कि किस तरीके से महिलाओं के द्वारा बांग्लादेश की रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री को संचालित किया जाता है और उसके 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 उदाहरण दिए जाते थे। लेकिन अब वो सब अंधकार में साबित हो गया है, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे बांग्लादेश के अदर की सेक्टर्स हो, सब बहुत ही पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं। बांग्लादेश में जो वहाँ पे जो टेरिटरीज हैं वो सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अराकान आर्मी वहाँ पर म्यांमार के बॉर्डर पर कब्जा करके बैठी हुई है। और अभी आप देखिए तो ये जो मोहम्मद यूनुस है वो जिस तरीके से एक रखाइन कॉरिडोर को बनाने की जो एक साजिश चल रही थी उसमें अपना सपोर्ट देने का काम कर रहे थे, उसको लेकर के तो जनरल वकारुज्जमान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये होने नहीं देंगे और ये ब्लडी कॉरिडोर बनने जा रहा है। ये ब्लडी कॉरिडोर बन नहीं सकता क्योंकि ये बांग्लादेश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ बहुत बड़ा छल होगा, बहुत बड़ा धोखा होगा। और जाहिर है कि बांग्लादेश की जो सेना है वो ऐसा कोई भी कृत्य इस मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को नहीं करने देगी जिससे कि बांग्लादेश की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और उसके अपने अस्तित्व को, उसके लोकतंत्र को बड़े और लंबे लॉन्ग टर्म के खतरे पैदा हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि शेख हसीना की वापसी तय है, वो उचित समय उसका आएगा, उसके लिए वातावरण 2025 होगा उनके लिए शुभ की नहीं? निसंदेह उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात जो बहुत मैं नजदीक देखता हूं वो ये है कि ये जो मोहम्मद यूनुस है इनके जो दिन है गिनती के बचे हुए हैं। हाँ। बहुत जल्द इनकी जो विदाई है चाहे जैसे भी हो वो होनी सुनिश्चित है। इतना मैं स्पष्ट रूप से बोरा सर जल्दी से कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, फिर मैं देवनाथ सर आपके पास। दादा आपने जो डार्क स्टेट की बात की है, अब वो मैम ये नहीं कि वो कमजोर हो गए, ताकतवर हो गए, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया, अब इसको बाहर निकालो। ही डिड नॉट परफॉर्म, आउट ही गोज। और पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है मैम। आपको याद है हमारे अपने देश में मिसेस गांधी हार गई इलेक्शन, फिर वापस आ गई, ऑपोजिशन कुछ कर नहीं पाई थी, वही बांग्लादेश में हो रहा है। भूल जाएंगे 1 साल 2 साल में, कहते अरे उसके टाइम में कितना अच्छा था, ये गधा कौन आ गया यहाँ पे, है तो गधा ही बिल्कुल। तो अब मेरी बात मानिए मैम, इसके पास समय नहीं है। लोग ही उड़ के ये 5-10 हजार जो कट्टरवादी हैं जो कहता है अरे वो हम जान दे देंगे अगर तू चला गया, जाओ दे दो यार। The army will not take over क्योंकि फिर अंतरराष्ट्रीय सैंक्शंस पे लगेंगे। ये एशिया में कू का जमाना अब थोड़ा सा कमजोर हो गया। म्यांमार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बांग्लादेश नहीं चाहता वाकुरुज्जमान की उसकी भी हालत वो हो। सो इट विल बी अ नॉन मिलिट्री कू, नॉन मिलिट्री का वो फसाद रहेगा, लेकिन अंदर फौज सब कुछ संभालेगी। नहीं वाला है मैम, नो क्वेश्चन अबाउट। और मैं तो मना करूंगा जब ये चला जाएगा। एक सवाल जल्दी से यूके देवनाथ सर आपके पास आते हुए, सेना चाहती तो यह है कि मोहम्मद यूनुस जल्दी जाएं, लेकिन सत्ता उनके हाथ में आने से रही। अब सिर्फ माहौल बनाया जा सकता है। और लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि जिस देश में सेना के हाथ में सत्ता हो जाती है या कब्जा उनके हाथ में होता है, उस देश की तरक्की नहीं हो पाती, क्योंकि फिर उस देश के लोकतंत्र के बारे में या फिर वहाँ की जनता के बारे में नहीं, अपनी सैन्य ताकतों के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ पर आप क्या मानते हैं, अगर सेना इतनी पावरफुल खुद को बनाने की कोशिश कर रही है और खुद आ नहीं सकती, तो यहाँ पे विकल्प क्या रह जाता है? देखिए, जनरल वकार बहुत ही चतुर हैं, शातिर दिमाग है, उनको मालूम है कि पीछे रह के पर्दे के पीछे से सत्ता चलानी है। अभी यूनुस को अगर हटा देंगे तो उनकी जगह पर कौन आएगा? एक जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, क्या हम शेख हसीना को यहाँ से भेज पाएंगे? अमेरिका क्या चाहता है, हसीना वापस जाए? नहीं। चीन क्या चाहता है कि हसीना वापस ढाका में जाए? नहीं। क्या पाकिस्तान चाहता है शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर फिर से बने? नहीं। सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर है कि अवामी लीग क्या कर रही है। अब अगर हम पिछले साल जुलाई का जो उग्रवादी प्रदर्शन हुआ था उसके बारे में सोचे, देखिए अवामी लीग के सपोर्टर्स जो हैं ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, नरम लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, फिलोसफर्स और हिंदू। ये कोई भी सड़क पर आकर आगजनी नहीं कर पाते हैं। तो पिछले साल जुलाई का हम देखें, 38 दिन तक ये चला था जब अवामी लीग के समर्थक शेख हसीना के समर्थन में सड़क पर नहीं आए थे। इन जिहादी एलिमेंट से वो आके भिड़े नहीं थे। वही सिचुएशन आज है, वरन पिछले 9 महीने में अवामी लीग का जो ग्राउंड लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है टोटली डिसरप्ट कर दिया गया है। फैक्चुअल बात जानना चाहती हूँ सर, पिछली बार हमने देखा कि इनके समर्थक सड़कों पर आए, हमने देखा कि शेख हसीना के घर तक में घुस गए और यहाँ से जाओ के नारे गूंज रहे थे। लेकिन क्या शेख हसीना के समर्थक आपको इस तरह सड़कों पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि शेख हसीना की वापसी होगी, शेख हसीना की वापसी होगी, लेकिन उसका मजबूत आधार क्या है?
देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं, शेख हसीना की वापसी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां का अगर सिर्फ एक सरकार चाहती है, एक ही देश है भारत जो चाहता है शेख हसीना के वहां वापस जाके स्थापित हो जाए, लेकिन यही फैक्टर उनके जो विरोधी हैं, सिर्फ जमात नहीं, बीएनपी को भी फिर एक हाथ में हथियार मिल जाता है कि देखो हसीना को तो इंडिया ने ही प्रॉप अप कर दिया है। बताइए कि जो भारत बांग्लादेश का जन्म करा सकता है, तो क्या वो भारत आज शेख हसीना को वापसी नहीं दिला सकता? इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है हम ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी और कूटनीति के द्वारा हम हसीना को वापस नहीं भेज पाएंगे। याद करिए, उसका पासपोर्ट, वीजा सब कैंसिल कर दिया गया है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। जैसे ही अगर भारत ने जबरदस्ती उनको ढाका में भेजा, जैसे ही वो हवाई जहाज से लैंड होगी, ये जो गुंडाई एलिमेंट है 10,000 15,000, इन्होंने ढाका एयरपोर्ट को घेर लेना और शेख हसीना को तुरंत उन्होंने किसी पास के जेल में ले जाना है। तो सेना किसके साथ रहना चाहती है? शेख हसीना के साथ? क्योंकि यूसुफ के साथ तो नहीं रहना चाहती है, तो क्लियर है। तो अगर यूसुफ नहीं तो फिर दूसरा विकल्प कौन है? यूसुफ के अलावा फिलहाल मैं बताता हूं क्या हो रहा है। वहां की इलेक्शन कमीशन टोटली स्लीप मोड पे चलेगी। ये इलेक्शन भी कमीशन के हाथ में था कि अवामी लीग पर बैन ना आने दे, लेकिन उन्होंने, इलेक्शन कमीशन के हाथ में था कि शेख हसीना को बाहर ना करे, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो इलेक्शन में खड़ा कौन होगा? बीएनपी। बीएनपी बहुत खुश है, आज की तारीख में जश्न मना रही है बीएनपी कि उनका जो एकमात्र प्रतिद्वंदी था या थी अवामी लीग और शेख हसीना, वो आज की तारीख में शून्य हो गई हैं। और वो बीएनपी जानती है इलेक्शन होगी दिसंबर में, वो जनवरी में, वो फरवरी, वो मटेरियल बीएनपी पावर में आएगी, क्योंकि जमात, एनसीपी और ये छात्र शिविर ये अपने बल पर 8, 10, 12% से वोट नहीं ला सकते। सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं कि आज की तारीख में बांग्लादेश में माहौल ऐसा है कि भारत विरोधी बातें करने से वोट मिलते हैं। ये बीएनपी को मालूम है। ये सारी तो ये जहर घोलने वाले लोगों को बाहर क्यों नहीं किया जा सका अभी तक? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। मतलब जिस देश ने आपको एक तरीके से आजादी दिलाई, आजादी के आपका जन्म कराया, आप उसी देश के इतने खिलाफ में कैसे हो जाते हैं? इतना जहर घोलने वाला कौन है? देखिए, बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में हमेशा से शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में उनको आजादी दिलाई, लेकिन उसके कुछ समय के अंदर ही, महज 2-3 साल के अंदर ही उनका मर्डर कर दिया गया है। इसका बहुत बड़ा रीजन था कि वहां की आर्मी पॉलिटिसाइज हो गई। देखिए, जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो बहुत बहस हुई कि जो मुक्ति वाहिनी में के जो लड़ाके थे, मुक्ति वाहिनी में 2 तरह के लड़ाके थे। एक तो सिविलियन, जिनको कि हमारे भारत ने ट्रेन किया, रॉ ने ट्रेन किया, उन्होंने हथियार उड़ाया। लेकिन मुक्ति वाहिनी का बहुत बड़ा धड़ा ऐसा था जो कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान आर्मी के जवान थे, ईस्ट पाकिस्तान आर्मी के जेसीओ और ऑफिसर्स थे। जब देश आजाद हुआ तो ये जो मुक्ति वाहिनी का दड़ा था, जिसमें कि ईस्ट पाकिस्तान आर्मी, यानी 1971 के बाद बांग्लादेश की आर्मी के जो जवान, जेसीओ और कैप्टन थे, इन्होंने देखा अरे हमें तो कुछ मिला ही नहीं। इन्होंने बाद में जाकर शेख मुजीबुर रहमान को मार डाला। उसके बाद से वहां की आर्मी 2 धड़ों में बटी है। वहां की आर्मी आज भी 2 धड़ों में बढ़ी है। एक धड़ा ऐसा है जिसमें कि बिहारी मुस्लिम्स का प्रभुत्व है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि आजादी के समय या आजादी के कुछ पहले और बाद में भारत से बड़ी तादाद में मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान की तरफ गए थे। ये लोग बंगाली नहीं बोलते थे, उनके दादा परदादा ठाकुर दादा, उनके नाना नानी बंगला नहीं बोलते थे। ये लोग इंडिया से माइग्रेट हुए, शायद हिंदी भाषी थे, बिहारी मुस्लिम्स। इन्होंने जाके वहां पे एक डोमिनेटिंग रोल अख्तियार कर दिया है उनकी आर्मी पर। तो उनकी आर्मी क्लियरली, वहां आप जाएंगे तो 2 तरह के अफसर मिलेंगे। एक तो जो कि बिहारी मुस्लिम से उनका खून आता है, वो हमेशा बीएनपी के साथ रहे हैं, क्योंकि खालिदा जिया ने हमेशा इस भावना का फायदा उठाया, उनके पति ने भी। और जो मुजीब के समर्थन में जो आर्मी का धड़ा था, उनको साइडलाइन किया। लेकिन अभी आप मानते हैं कि वो इतनी स्ट्रांग हैं बांग्लादेश के अंदर? क्योंकि ये लोग तो कुछ टाइम के लिए एकदम साइडलाइन थे ना, ये अभी वो पुनर्जीवित हो चुके हैं। मैंने पहले भी ये सवाल पूछा था, ये पुनर्जीवित हैं? देखिए, जल्दी से सर। देखिए, बांग्लादेश में हो क्या रहा है कि वहां पर जो मॉडरेट एलिमेंट्स हैं उनको टोटली तरह से बाईपास कर दिया गया है, काट दिया गया है। ठीक है। बांग्लादेश में आज अगर कोई बात करता है हिंदू समर्थन में या माइनॉरिटी के समर्थन में, एक भी बंदा बात नहीं कर सकता। बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में, चट्टग्राम यूनिवर्सिटी में, जैसुर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर सब डरे हुए हैं। अगर वो एक भी शांति प्रिय स्टेटमेंट देते हैं तो तुरंत वहां से उनको भगा दिया
चाहता है। अब हिंदुओं की बात नहीं, सिर्फ आप मुसलमान की बात करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स चल सकती है, और क्योंकि शेख हसीना सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर सकती, तो ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है वहां की सत्ता में वापसी के लिहाज से। आपका ये आकलन है। दत्ता सर, आप क्या कहेंगे? आपका भी यही आकलन है? क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला सिचुएशन बना हुआ है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें नजर आ रही हैं। ये तो तय है कि यूनुस जाएंगे, लेकिन कौन आएगा ये नहीं पता, जाएंगे कैसे अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा, क्योंकि सब इतना उलझा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मतलब जो सूरत हाल अभी है, देखिए जो जनरल वकार जमा हैं उनको किसने अपॉइंटमेंट दिया? शेख हसीना ने। शेख हसीना के रिश्तेदार भी हैं वो। उन्होंने किसने सेफ पैसेज दिया जब वो बांग्लादेश छोड़ रही थी हेलीकॉप्टर में? किसने उन्हें बताया कि अब ये सेफ नहीं है? तो उनकी लॉयल्टी अभी भी शेख हसीना के लिए है। और जिस तरह से बाकी पार्टीज लड़ रही हैं आपस में, उससे ये ज्ञात होता है कि साहब वहाँ अब मतलब लोगों को ये रियलाइज हो गया है कि साहब शेख हसीना ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस देश को स्टेबिलिटी दे सकती है, इस कंट्री को आगे ले जा सकती है। और वो जनरल जो जमा है वो ये फॉलो करते हैं कि जैसे जनरल कियानी ने कहा था कि लेट्स बी किंग मेकर्स एंड लेट्स नॉट बी किंग। तो वो प्रत्यक्ष रूप से, मैं ये नहीं कहता हूं कि बांग्लादेश आर्मी स्टेज नहीं कर सकती, लेकिन वो ये चाहेंगे कि वो किंग मेकर के रोल में रहें। जिसको भी वो बिठाएंगे वो उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेगा। देखिए, पाकिस्तान आर्मी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, और जो वर्षों से यही प्रैक्टिस कर रहा है। बांग्लादेश के लिए ये नई चीज है, और बांग्लादेश जो आर्मी है वो पाकिस्तान आर्मी का मॉडल रेप्लिकेट करना चाहती है, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें जो किंग मेकर की जो भूमिका रहेगी वो जनरल जमा की होगी। आप ये कह रहे हैं कि उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आप कह रहे हैं कि सेना का इन्वॉल्वमेंट होगा, सत्ता चाहे जो जिसकी भी हो। मैं लेकिन एक चीज और समझना चाह रही हूँ, फिर भारत की स्ट्रैटेजी जाहिर तौर पर इस वक्त जारी है, तो ये भारत की स्ट्रैटेजी है क्या इस वक्त? बांग्लादेश हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हम नहीं चाहते कि अमेरिका या चीन का कोई भी प्रभाव उस तरफ हो, क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो भारत की क्या स्ट्रैटेजी अभी आप देख पा रहे हैं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दोबारा बताएंगे? सर, मेरा सवाल यह है कि भारत की स्ट्रैटेजी मैं आपसे जानना चाह रही हूं। यह तो तय है कि भारत के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम भी नहीं चाहते कि वहां पर मोहम्मद यूनुस बने रहें, और हम यह भी नहीं चाहते कि अमेरिका या चीन का किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि जब यूनुस वहां पर चाइना को जब इनवाइट करते हैं तो हमने पूरा अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा है स्ट्रैटेजिक वे में। अभी सुन पाए सर? ठीक है, रामकृपाल जी। देखिए, आपका एक जो सवाल है, बेसिकली मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि हाल फिलहाल में जब से ये बांग्लादेश में शुरू हुआ सारा सब कुछ, शेख हसीना, एक चीज़ कभी न कभी तो ये जनता रियलाइज करेगी कि हमने क्या पाया या क्या खोया। आज बांग्लादेश जिस हालत में जा रहा है, एक बात समझ लीजिए, नाभि और नाक का ख्याल तभी तक रहता है जब तक पेट भरा हुआ रहता है। जिस दिन पेट खाली होगा ना, नाक भूल जाता है आदमी। सवाल इस बात का है कि भारत की जो रणनीति, भारत हमेशा ये चाहता है कि पड़ोस में उसके बॉर्डर पे एक शांति कायम रहे। हम 6.5% से ग्रो कर रहे हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि बेकार का कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो, और बांग्लादेश में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होगी तो वहाँ कोई बाहर की कोई कंपनी नहीं आने वाली है। आज अडानी जी वहाँ बिजली पहुँचा रहे हैं। सवाल है कि ये जनता की आंखें कितने दिन तक, ये जो 10% बाहर 12% लोग होते हैं, हमेशा यह रहा है दुनिया में कि पीसफुल मेजॉरिटी इरिलेवेंट हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हिटलर जब था तो पूरा जर्मनी हिटलर के साथ नहीं था, लेकिन एक माइनॉरिटी ऐसी होती है जो जिसको कहते हैं उग्रवादी होते हैं, वो छा जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब शांति होती है तो हर देश चाहता है कि हम विकास करें। बांग्लादेश में मेजॉरिटी जो है वो चाहती है कि बांग्लादेश फिर उसी जगह पे आए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम वियतनाम और कंबोडिया और भारत से टेक्सटाइल में हम प्रतिस्पर्धा करते थे। कब तक ये नहीं चाहेंगे? और जब वो चाहेंगे तो सवाल व्यक्ति का नहीं है, सवाल पॉलिसीज का है। शेख हसीना जिस पॉलिसी को लेके चलती थी वो रिप्रेजेंट करने वाला कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली बांग्लादेश को वही विकल्प है
कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि अगर बांग्लादेश पीछे रह जाएगा तो आप तय जान लीजिए वहां कोई भी आए टिक नहीं सकता है, अगर आप विकास के रास्ते पर नहीं जाते हैं तो। लेकिन मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाह रही हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी का आपने भी जिक्र किया, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूनुस ये कह रहे हैं कि साहब हम चाहते हैं कि पहले विकास पटरी पर लौटे और फिर हम चुनाव कराएं। तो क्या ये वाला सिक्का चलेगा क्या मोहम्मद यूनुस का? नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मैं फिर बताऊं, वो अगर विकास चाहता तो आप ये बताइए कि भारत से इस तरह के बेफालतू का टेंशन लेता? उसे नहीं पता है। वो चिकन नेक की बात कर रहा है, उसको पता नहीं है कि उसके कितने चिकन नेक हैं। कल को चटगांव अगर निकल जाएगा तो क्या करेगा वो? तो अगर वो विकास की बात करता, वो विकास की बात तो कर ही नहीं रहा है, वो तो विनाश की बात कर रहा है। वो ऑलरेडी बांग्लादेश की सॉवरेंटी को वो गिरवी रखने जा रहा है। तो वो क्या बात करेंगे? जितने दिनों से आया आप देख लीजिए, कौन सी शांति बांग्लादेश में है? हिंदुओं पर कितने अत्याचार हुए, क्या उसके बयान आते हैं, कभी चाइना की गोद में, कभी अमेरिका की गोद में ये बैठने वाला। तो मेरा ये कहना है कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। हर सत्ताएं विकास के लिए आती हैं। हिटलर भी विकास करना चाहता था दुनिया में, जर्मनी पता नहीं कहाँ ले जाना चाहता था, क्या हुआ? जनता असलियत देखती है। जनता दोनों शासनों का पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, क्या स्थिति है बांग्लादेश की। मैं फिर कहता हूं कि अगर ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरह बर्बाद हो रही है और जिस तरह भारत ने ये सब सारा चीज़ किया है, 6 महीने के बाद आप देखिएगा बांग्लादेश की हालत क्या होने वाली है। वोरा सर, हमने बीच में देखा कि जब मोहम्मद यूनुस की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होती है तो यूनुस की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि भारत के साथ अपनी नज़दीकियों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उस मुलाकात के बाद में फिर पलटी मार जाते हैं। ये आखिर हो क्या रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि यूनुस अभी किसी और के हाथ की कट, जैसा आपने जिक्र किया कि किसी और के हाथ की कठपुतली बने हुए, इसलिए अपना कुछ है ही नहीं? और एक और सवाल इसमें ऐड ऑन करना चाह रही हूँ कि क्या वहां की जनता को समझ में आ चुका है कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ना है तो यूनुस को हटाना होगा? ये जो आपने प्रश्न पूछा है मैम, कि वहां की जनता को क्या समझ आया, वो तंग आ चुके हैं इस बेवकूफ के साथ। शेख हसीना के टाइम में उनके हालात ज्यादा बेहतर थे, लॉ एंड ऑर्डर था, वो करप्ट थी, ये थी, वो थी, हिटलर की औलाद थी, व्हाटएवर। फैक्ट इज कि वहां की डेवलपमेंट चल रही थी, दुनिया में उसकी छवि थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसा भी जर्नलिस्ट फ्रेंड ने कहा है राम त्रिपाठी ने, कि एब्सोल्युटली राइट, दे हैड अ पोजीशन इन द वर्ल्ड। अब कुछ नहीं सर, तो देखिए बातचीत क्या कुछ हुई, किस एजेंडा पर चर्चा हुई, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिलहाल बांग्लादेश भारत के लिए, और उस लिहाज से भारत ने अपनी तैयारी पूरी की है और यह तय है कि बहुत ही जल्द बांग्लादेश में बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भारत बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करा सकता है, वो पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में क्या कुछ हलचल पैदा कर सकता है, ये पूरी दुनिया देख भी रही है।